हेलो फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए व्यंजक व्युत्पन्न करना। ठीक, इसके बारे में आज हम डिटेल रूप से जानेंगे और इसका डेरिवेशन भी हम करेंगे। ठीक, आज का हमारा लेक्चर 4 है। इससे पहले हम क्या कहते हैं कि लेक्चर 3 तक कंप्लीट कर चुके थे। ठीक, लेक्चर 3 में हम क्या पढ़े थे? लेक्चर 3 में हम पढ़े थे अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि क्या होता है इसके बारे में हम डिटेल रूप से जाने थे। ठीक, आज हम पढ़ेंगे प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए व्यंजक व्युत्पन्न करना। ठीक, देखिए प्रथम कोटि अभिक्रिया होता क्या है? वैसे अभिक्रिया की कोटि तो बहुत से प्रकार के होते हैं, जैसे प्रथम कोटि अभिक्रिया, शून्य कोटि अभिक्रिया हो गया, इस तरह से होते हैं। ठीक, आज हम पढ़ेंगे प्रथम कोटि अभिक्रिया क्या होता है, इसके बाद हम पढ़ेंगे शून्य कोटि अभिक्रिया क्या होती है। ठीक, देखिए प्रथम कोटि अभिक्रिया क्या होता है, इस हमने लिखा है वे अभिक्रिया जिनका वेग एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करती है प्रथम कोटि अभिक्रिया कहलाती है। ठीक, देखिए हमने क्या लिखा कि वे अभिक्रिया जिनका वेग एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करती है, केवल एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करती है, वही प्रथम कोटि अभिक्रिया कहलाएगी। अगर वह जैसे अभिकारक हो गया, अगर दो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करेगी तो वह प्रथम कोटि अभिक्रिया नहीं कहलाएगी। ठीक, अब देखिए हमने क्या लिखा है कि हम मान लेते हैं कि माना कि कोई ई जो है कोई पदार्थ है। ठीक, ये क्या किया, ये रिएक्शन करता है। रिएक्शन करने पर क्या करता है कि कोई प्रोडक्ट बनाता है। ठीक, प्रोडक्ट को हम हिंदी में क्या कहते हैं? उत्पाद बनाता है। ठीक, अब ये जो प्रोडक्ट बना है, ये इसे हम मान लेते हैं प्रारंभिक सांद्रता पर। प्रारंभिक सांद्रता पर क्या होता है कि t = 0, मतलब समय जो है अभी स्टार्ट होने वाला है, स्टार्ट हुआ नहीं है, स्टार्ट होने वाला है, मतलब t समय 0 है हमारा। ठीक, अच्छा एक बात बताइए, जब ये t समय 0 था तो क्या उस समय कोई प्रोडक्ट बना होगा? नहीं ना। देखिए उस समय क्या हुआ कि मान लेते हैं कि ए जो है, इससे ही हम इस मान ए मान लेते हैं कि उस समय कोई हमारा ये अभिकारक था, वो अभिकारक के रूप में रहा उस टी समय 0 पर। उस समय कोई प्रोडक्ट नहीं बना था। जब नहीं बना था तो इसे हम क्या करेंगे, इसे हम 0 मान लेते हैं। ठीक, अब हम क्या किए कि टी समय पश्चात, मतलब टी समय मतलब अब अभिक्रिया होने लगा, कुछ समय बीता, मतलब t = t पर, मतलब कुछ समय बाद क्या हुआ कि इसमें से कुछ प्रोडक्ट, जैसे t = t हुआ तो उस समय क्या हुआ कि प्रोडक्ट कुछ बन गया। बनने का मतलब क्या होगा, जैसे हम मान लेते हैं कि प्रोडक्ट x हम माने यहाँ पर कि मतलब प्रोडक्ट क्या है, x बन गया। तो ये जो x बना ये किस में से बना? ये जो प्रारंभिक सांद्रता रहा होगा उसी में से न ये प्रोडक्ट बना है। तो इससे हमने क्या लिखा कि x जो है a में से कुछ निकल गया। निकलने का मतलब क्या है, इसमें से a - x हम मान लिए हैं। ठीक, दरअसल में आज दोस्तों क्या हुआ कि हम वीडियो बनाना स्टार्ट तो कर दिए थे, लेकिन वॉइस वाले वीडियो को मैंने ऑन नहीं किया था, जिस कारण हम क्या किए कि सब कुछ हमने पहले वाले में क्या किया था कि लिख कर पूरा ये चीज़ बताए थे। जब बाद में देखे तो उसमें वॉइस ही नहीं था, हमें फिर से वीडियो बनाना पड़ रहा है। ठीक, चलिए कोई बात नहीं, हम फिर से हमने लिख दिया है पूरा, बस उसे अब हम समझा दे रहे हैं। समझाएंगे तो और अच्छे से समझाएंगे। ठीक, देखिए हमने क्या किया कि मान लेते कोई अभिक्रिया है, यह क्या किया कि रिएक्शन किया। रिएक्शन करने पर क्या किया कि प्रोडक्ट कोई बनाए। जब t = 0 था तो उस समय कोई भी प्रोडक्ट नहीं बना था। ठीक, लेकिन जैसे ही कुछ समय बीता तो क्या हुआ कि एक प्रोडक्ट बन गया। जब वो प्रोडक्ट बना तो क्या हुआ, उसमें से मतलब प्रारंभिक सांद्रता जो माने थे उसमें से हम कुछ को माइनस किए, तभी तो प्रोडक्ट बन गया। ठीक, अब हम क्या लिखे, हमने लिखा है कि वेग नियम के अनुसार। ठीक, देखिए वेग नियम के अनुसार हम क्या लिखे हैं, जैसे हम द्रव्यानुपाती नियम मानते थे, ठीक उसी तरह से वेग नियम भी माने। वेग नियम के अनुसार क्या करते हैं, देखिए द्रव्यानुपाती नियम में भी क्या करते हैं कि r = k कांस्टेंट यूज करते हैं और a एक्टिव मास ऑफ a, मतलब ये जो अभिकारक है इससे ही हम लिख देते हैं। ठीक, अब ये देखिए हम क्या किया कि कुछ समय बीता, मतलब t समय के बाद क्या हुआ कि ये जो अभिक्रिया इसके स्थान पर e - x, मतलब ये जो अभिक्रिया है कुछ समय बीतने पर e - x में परिवर्तित हो गया, तो वही हमने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक, अब देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे बल गतिकी नियमानुसार, क्योंकि हम चैप्टर ही पढ़ रहे हैं रासायनिक बल गतिकी, तो उसी के हिसाब से हमने लिखा कि r = dx/dt।
ठीक, बलगति के नियमानुसार क्या हो जाएगा, r बराबर dx/dt। देखिए वेग नियमानुसार जो हमने समीकरण बनाए उसे हम एक समीकरण मान लेते हैं और बलगतिकी के नियमानुसार जो हम समीकरण बनाए हैं इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक, अब ये देखिए ये भी r बराबर इतना है और ये भी r बराबर इतना है, तो सोचिए हम क्या ये जो वैल्यू है ये मतलब r का मान जो dx/dt है इस के स्थान पर लिख सकते हैं, r के स्थान पर dx/dt, या फिर ये जो r बराबर है कितना है इनटू में है a माइनस एक्स, इसके इक्वल लिख सकते हैं। ठीक, वही चीज़ हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 का मान 2 में रखने पर या फिर समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए हम क्या किया, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रख दिए। ठीक, यहाँ पर समीकरण लिख लीजिएगा, समीकरण 2 में रखने पर तो देखिए समीकरण 1 हमारा क्या था, r बराबर के a माइनस एक्स, और समीकरण 2 क्या था, r बराबर dx/dt। तो वही चीज़ हम यहाँ पर लिखेंगे के a माइनस एक्स बराबर dx/dt। तो हम क्या किए हैं यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई किए हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे किए हैं, देखिए ये जो k है ये dt के साथ इनटू कराती है और dx जो है, dx तो वैसे ही था और a माइनस एक्स जो है इसे हम अपान में कर दिए। ठीक, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। ठीक, अब इसके बाद हम क्या किए, ये जो समीकरण है k dt इक्वल dx/a माइनस एक्स, इसका हम क्या किए कि इसका हम दोनों तरफ समाकलन कर दिए। समाकलन करने का मतलब क्या हुआ, इंटीग्रेशन करना। इंटीग्रेशन कर हल्का सा s की तरह डिनोट करते हैं। ठीक, इंटीग्रेशन करने का मतलब क्या हुआ, देखिए हम यहाँ पर क्या कहें कि के डी टी बराबर dx/a माइनस एक्स का हम समाकलन किए। जब हम इसका समाकलन किए मतलब के डी टी का जब हम समाकलन किए तो के टी मिल गया। समाकलन करने अगर आपको ना आ रहा हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम समाकलन करने का एक अलग से वीडियो बना देंगे। ठीक, देखिए हम यहाँ पे क्या किए हैं कि इसका हम समाकलन करने पर हमें क्या मिला, के टी प्लस सी। यहाँ पर आप सोचेंगे कि सी कैसे आया, देखिए जब हम किसी चीज़ का समाकलन करते हैं तो क्या होता है, जैसे के डी टी के इसका तो के टी आएगा प्लस सी। सी क्या होता है, एक स्थिरांक मतलब कांस्टेंट की तरह यूज हो जाता है। ठीक, और इसका कोई मुख्य भूमिका नहीं है लेकिन हम सी मान लेते हैं। ठीक, बराबर क्या हो जाएगा, अब इसका जब हम ये इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, log e आ जाता है। ठीक, log e आ जाता है और dx का इंटीग्रेशन करने पर 1 आता है और a माइनस एक्स जो है एज इट इज़ वैसे ही उतर जाता है। ठीक, अब हम क्या किए कि के टी प्लस ये तो c वैसे ही रहा, बराबर क्या किए, ये जो a माइनस एक्स है इसे हम ऊपर ले गए। ठीक, यहाँ पर देखिए बटे में था ना, इसे हम ऊपर ले गए। जब हम ऊपर कोई चीज़ ले जाते हैं तो क्या होगा कि माइनस में कन्वर्ट हो गया। ठीक, अगर नीचे माइनस रहता है तो ये ऊपर जाने पर प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, अगर नीचे प्लस में है तो ऊपर जाने पर माइनस में कन्वर्ट हो गया। ठीक, इससे हम क्या किए, इससे हम समीकरण 3 मान लेते हैं। ठीक, अब हम क्या किए, अब हम यहाँ पर किए हैं क्या, देखिए प्रारंभिक समय में मतलब क्या किए कि t इक्वल 0 समय, मतलब प्रारंभिक समय का मतलब क्या है, t इक्वल 0। बताइए जब t इक्वल 0 था तो उस समय क्या कोई प्रोडक्ट बना था, कोई भी प्रोडक्ट नहीं बना था, तो मतलब x क्या था हमारा 0 था। ठीक, हम देखिए क्या किया कि प्रारंभिक समय में ये जो मान मिला है कि t इक्वल 0 और x इक्वल 0, तो इसी मान को हम क्या किए समीकरण 3 में पुट कर दिए। ठीक, समीकरण 3 में पुट करने पर क्या होता है, k इंटू टी का मान हम क्या लिखे हैं, यहाँ पर देखिए t जो है यहाँ पर हम t का मान 0 रख दिए, फिर प्लस c कांस्टेंट है इक्वल, अब ये देखिए माइनस लॉग e और यहाँ पर a, ये जो a है a ही रहा और x के स्थान पर हम 0 ले लिए। ठीक, अब जैसे हम 0 लेते हैं तो क्या हो जाता है कि c बराबर माइनस लॉग e की पावर a हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब ये जो a माइनस 0 तो क्या आएगा, a ही आएगा। इससे हम क्या करते हैं, इससे हम समीकरण 4 मान लेते हैं। ठीक, अब जब ये समीकरण 4 मिल गया तो ये देखिए ये जो c का मान हमें मिल गया इतना सारा, तो ये जो c का मान है अब यहाँ पर हम इस मान को रख सकते हैं। ये जो c का मान हमें मिल गया इसे हम यहाँ पर रख दिए। समझिए कैसे हम रखे हैं, देखिए हमने क्या किया कि समीकरण 4 का मान हमें जो समीकरण 4 मिला है ये वाला c बराबर माइनस लॉग e के पावर x
सॉरी ई के पावर ए, इसे हम क्या किए कि समीकरण 3 में रख दिए। जब समीकरण हम 3 में रखें, समीकरण 3 हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक, देखिए समीकरण 3 हमारा ये था, इसमें हम रखें के टी तो वैसे ही रहा, माइनस यहाँ पर प्लस है तो प्लस हमने लिख दिया, और ये जो सी का मान हम फाइंड किए हैं इसका मान हम यहाँ पर रख दिए। सी के स्थान पर हम क्या किए कि इस मान को रख दिए हैं। ठीक, और ये जो वैल्यू है इसको हम इसी तरह उतार दिए हैं। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या किए हैं कि के टी बराबर ये जो माइनस है और ये प्लस, प्लस माइनस कितना होगा, माइनस ही आएगा। लॉग ई के पावर ए हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस लॉग ई माइनस एक्स। ठीक, ये चीज़ हो गया। अब हम क्या किए कि ये जो माइनस लॉग ई के पावर ए है इसे हम इस साइड ले गए, मतलब इक्वल के इस साइड, तो ये जो माइनस था वो प्लस में कन्वर्ट हो गया। ठीक, अब प्लस हो गया और इसे हम वैसे लिख दिए माइनस लॉग ई ए माइनस एक्स। अब ये देखिए जब आप इसे देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि लॉग एम बाई एन, लॉग एम बाई एन बराबर क्या आता है, लॉग एम माइनस लॉग एन। ठीक, लॉग एम बाई एन बराबर क्या होता है, लॉग एम माइनस लॉग एन। ठीक, अब यहाँ पर देखिए जो एम है वह इस तरह लॉग ई के पावर ई जो है ये लॉग एम की तरह लग रहा है, और लॉग ई जो है ए माइनस एक्स यह लॉग एन की तरह है। ठीक, इसी को हम लॉग के रूप में कन्वर्ट करने पर क्या लिख दिए, देखिए लॉग के रूप में जब हम इसे कन्वर्ट किए तो क्या हो जाएगा, के टी बराबर लॉग ई, और एम हो गया ए अपान एन, एन के स्थान पर क्या हो जाएगा, ए माइनस एक्स। ठीक, इस रूप में रख दिए। अब हम क्या किए कि ये जो लॉग ई है, लॉग ई को हम क्या किए कि इसे हम देखिए लॉग ई जो होता है इसके बराबर होता है 2.303 लॉग 10। लॉग ई को लॉग 10 में कन्वर्ट करने पर हमें इतना ये वैल्यू लिखना होता है 2.303। ठीक, अब लॉग ई जहाँ पर था उस वहाँ पर हम क्या करेंगे, इस मान को रख देंगे। तो हमने यहाँ पर लिख दिया कि के टी बराबर 2.303 लॉग 10 ए अपान ए माइनस एक्स। ठीक, अब हम क्या किए कि देखिए अब ये जो टी था इसको हम इस साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, कि बराबर 2.303 अपान टी लॉग 10 ए अपान ए माइनस एक्स। ठीक, अब यहाँ पर ये जो के है इससे हम क्या कहते हैं, ये चीज़ जान लीजिए। यहाँ पर ये जो के है इससे दर स्थिरांक कहते हैं। ठीक, और ये जो ए है इसे प्रारंभिक मात्रा कहते हैं, और ये जो एक्स है इससे अभिकृत मात्रा कहते हैं। ठीक, अगर हम ए माइनस एक्स दोनों को अगर हम कहें तो ये शेष मात्रा होता है। ठीक, अब देखिए ये जो प्रथम कोटि अभिक्रिया है इसी के बेस पर क्वेश्चन मतलब न्यूमेरिकल जैसे हो गया बहुत से पूछे जाते हैं। ठीक, और पेपर में एक क्वेश्चन इस टॉपिक से आना निश्चित ही है। ठीक, हम कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिखा है कि एक प्रथम कोटि अभिक्रिया 50 मिनट में 90% पूर्ण हो जाती है, तो दर स्थिरांक की गणना कीजिए। देखिए अगर इस तरह क्वेश्चन पूछ दे तो हमें कैसे सॉल्व करना होता है। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या दिया है, 50 मिनट दिया है। 50 मिनट का मतलब क्या है, टाइम हमें दे दिया है। ठीक, अब देखिए जब भी कोई वैल्यू 90% हो या 75% हो या 80% हो या 100% हो तो ये क्या करता है कि ये x की वैल्यू बता रहा है कि ये जो 90 है वो x की वैल्यू बताता है। ठीक, और ये जो परसेंटेज है, परसेंटेज का मतलब क्या हुआ, ए का मतलब क्या हुआ 100। हमेशा ए जो है जैसे अगर परसेंटेज में अगर कोई वैल्यू दिया है तो ए हमेशा 100 होगा। ठीक, अब देखिए ए दे दिया एक्स दे दिया तो क्या हमें शेष मात्रा नहीं पता चल जाएगा, ए माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा 100 माइनस 90 तो कितना हो जाएगा 10 मिल गया। ठीक, देखिए प्रथम कोटि अभिक्रिया में हमें दर स्थिरांक ज्ञात करना है। दर स्थिरांक को हम किससे डिनोट करते हैं, के से। ठीक, तो के बराबर क्या हो जाएगा 2.303 अपान टी लॉग 10 ए अपान ए माइनस एक्स। यही हुआ प्रथम कोटि अभिक्रिया का दर स्थिरांक हमें ज्ञात करना है, तो प्रथम कोटि अभिक्रिया का हम फार्मूला लिख दिए। ठीक, अब देखिए हम क्या किए कि जो वैल्यू दिया है बस उसे हम पुट करते जाएंगे। तो के बराबर क्या हो जाएगा 2.303 लॉग, अब लॉग 10 हो गया, ए का मान कितना है 100 है तो हमने 100 लिख दिया, और ए माइनस एक्स का मान कितना है
10, तो हमने 10 लिख दिया। ठीक, अब यहाँ पर देखिए हमने टाइम जो लिया है t = 50 मिनट। मतलब ये जो चैप्टर है इसमें हमें टाइम को सेकेंड में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा। और देखिए अब इससे हम क्या करेंगे, अब इससे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा k बराबर 2.303/50 log 10 की पावर 10। ठीक, आपको याद होगा कि log 10 की पावर 10 अगर रहे तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ठीक, अब यहाँ पर हम क्या कहेंगे, k = 2.303/50 × 1। इससे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा क्या, k = 0.4606। ठीक, यही हमें ज्ञात करना था। ठीक, दर स्थिरांक k हो गया, यही हमें ज्ञात करना था, हमने ज्ञात कर लिया। ठीक, एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, एकदम इसी क्वेश्चन के बेस पर है ये भी। देखिए हमने क्या लिखा कि प्रथम कोटि अभिक्रिया 30 मिनट में 90% पूर्ण हो जाती है, तो अभिक्रिया का दर स्थिरांक क्या होगा। ठीक, हम फिर से क्वेश्चन पढ़ते रहेंगे। एक प्रथम कोटि अभिक्रिया 30 मिनट में 90% पूर्ण हो जाती है, तो अभिक्रिया का दर स्थिरांक क्या होगा। ठीक, आपको इसे हमें बताना है कमेंट बॉक्स में कि कितना इसका आंसर आएगा। ठीक, आज का वीडियो कैसा रहा आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू।